ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। खान सर का जो रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है उसका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 19 तक अभी तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस खान सर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बात करते हैं अनअकैडमी की। जैसा आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी के इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के सामने एक इंट्रोड्यूस कर रहा है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम के लिए अनअकैडमी भी सब्सक्रिप्शन लेके आ गया है। ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ता है। आप कह सकते हैं कि आप टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 महीना का तो आपको 1800 पड़ेगा, 6 महीना का लेते हैं तो 2500 पड़ेगा और 1 साल का लेते हैं तो 3400 और 24 महीना का लेते हैं तो 4000, यानी कि 2 साल के लिए 4000। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है आप ज़रूर लगाएं। सारण में सभी क्या है, कैपिटल में है। और मैं, अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि कम से कम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि जब आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अंतर देखिए, 3 महीना 6 महीना के और 12 महीने में कितना अंतर है, तो 3400 में आपको 12 महीने का मिल जाएगा। और इसके साथ बहुत सारा फीचर भी मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत सारा, अगर स्टेनोग्राफर में, यानी कि आपका एसएससी का भी स्टेनोग्राफर एग्जाम होता है और स्टेट लेवल में भी स्टेनोग्राफर होता है तो वो भी कवर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो आप समझते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट का भी जो क्लर्क एग्जाम होगा उसमें भी ये कवर हो जाएगा। और अनअकैडमी देखिए, एसएससी एग्जाम के लिए प्राइस हाइक होने वाला है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तुरंत जाइए, हमारा रेफरल कोड सारण 10 को यूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उससे पहले कि प्राइस जो है हाइक हो जाए, इससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बजट घाटा कब होता है। तो बजट घाटा की बात की जाए, ये कब होता है, तो सरकार के उपलब्ध राजस्व के कम खर्च पर, या सरकार के उपलब्ध राजस्व के निर्धारित न्यूनतम खर्च पर, या सरकार के उपलब्ध राजस्व के बराबर खर्च पर, या सरकार के उपलब्ध राजस्व के अधिक खर्च पर। घाटा कब होता है, जब सरकार जो है बजट लाए और खर्च क्या कर दे, अधिक कर दे। 10 रुपये का बजट है और 15 रुपया खर्चा कर दे तो कितना का घाटा हो जाएगा, तो 5 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो सरकार के उपलब्ध राजस्व के अधिक खर्च पे क्या होता है, बजट घाटा हो जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था भारत के केरल राज्य में। क्या हुआ था, भारत के केरल राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। तो नौलखा पैलेस जो है ये बिहार में स्थित ऐतिहासिक धरोहर, कहाँ स्थित है, नौलखा पैलेस जो है ये बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बंगाल में गिरिया का यानी गरिमा का युद्ध, यहाँ पे गिरिया, ये गरिमा का युद्ध जो है ये आपका 1740 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप जमीन से समुद्र की ओर बहने वाली वायु खासकर रात में को क्या कहते हैं। यानी जमीन से समुद्र की ओर बहने वाली जो वायु है उसे कोभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोभूमि की वायु कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर भूमि की वायु, क्या कहेंगे, भूमि की वायु कहते हैं। क्या होते हैं, इस वायु को क्या कहते हैं, भूमि की वायु कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था।
तो भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक है ये 26 जनवरी 1930 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक हैं श्री अरविंदो। कौन है? श्री अरविंदो पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की घोषणा की थी। कब? 1943 में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा और तब जाके 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की है? तो ये अमेरिका और यूरोपीय संघ ने विश्व व्यापार संगठन से गन्ना और दलहन की शिकायत की है। विश्व व्यापार संगठन जो है उससे की है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? तो सरकार का जो संघीय रूप है ये अमेरिका के संविधान के आधार पर अपनाया गया था। किसके? अमेरिका के, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश अंततोगतवा देश की विकास दर को क्या कहते हैं? अंततोगतवा की बात की जाए तो ये जो है जनसंख्या की गुणवत्ता जो होती है, जनसंख्या की गुणवत्ता अंततोगतवा देश की विकास दर को तय करती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस ट्रेन का नाम 2021 में बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, हावड़ा कालका मेल। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो ये द ग्रेट खली को शामिल किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, IPL टीम दिल्ली कैपिटल ने निम्न में से किस पूर्व विकेट कीपर को 2021 में अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो IPL टीम दिल्ली कैपिटल ने पूर्व विकेट कीपर अजय रात्रा को सहायक कोच नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि 2021 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है। तो किसको? तो अपना देश भारत को। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ किया है? तो ये ऑप्शन आपका गुजरात में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने 2021 में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय में मीरा मोहती को नया संयुक्त सचिव जो है ये किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार में प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका जो कार्यकाल है ये 1 साल के लिए मात्र बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2021 में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक निम्न में से किसने 81 किलो भार वर्ग में जीत लिया है? ये किसने जीता है? तो अजय सिंह भारोत्तोलन ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन बी यानी कि अजय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है
कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसका जड़त्व कहलाता है। क्या होता है? अगर वो स्थिर रहेगा तो स्थिर रहेगा, गतिशील रहेगा तो गतिशील रहेगा, ये उसका जड़त्व का ये कहलाएगा। जड़त्व के नियम के तहत ये वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहता है, या गतिशील है तो उस वस्तु के गतिशील रहने की प्रक्रिया रहता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये आपका 22 से हमको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, रुक जाइए। नेक्स्ट, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो किन्हीं दो स्थूल के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। दो वस्तुओं के बीच जो लगता है F=g m1m2/r², यही होता है दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। अगर हम इसको m1 इसको m2 इसके दूरी को r मान लें तो F बराबर क्या होता है भाई m1m2/r² होता है। नेक्स्ट, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, यस, थोड़ा सा डाउन, यस। अब देखिए काम करेंगे। टी हमारा कितना लग रहा है 0.04 सेकेंड, हमसे आवृत्ति पूछा है यानी कि एन, तो एन बराबर क्या होता है 1/t, यानी ये क्या हो जाएगा 1/0.04। अब इधर नहीं लिख के हमको इधर लिखना चाहिए, ये क्या हो जाएगा 1/0.04, ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे तो 100/4 हो जाएगा, 4 से 100 को काट दीजिए 25 हर्ट्ज हो जाएगा, 25 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? उसे अपवर्तन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश के किरणों को झुकाव को क्या कहते हैं? वो उसका अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य होता है, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य होता है, तो ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य होता है? तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी संभव है। ना ऊर्जा को आप उत्पन्न कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और न उसका विनाश हो सकता है, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है न उसका विनाश हो सकता है, उत्पन्न में से कोई नहीं। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य यह होता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही क्या जा सकती है, ना उसका विनाश किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 24 नंबर में या तो डिफ्लेक्शन होगा, किसी माध्यम प्रकाश के किरणें को झुकाव को क्या कहा जाता है? आई थिंक डिफ्लेक्शन ही कहा जाता है। इसको एक बार मैं देख लूँगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। जब आप रबर बैंड को अगर खींचिएगा तो हस्तांतरित ऊर्जा जो क्या हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तापमान, पदार्थ की प्रकृति, सुचालक की लंबाई या अनुप्रस्थ परिक्षेत्र। तो हम कह सकते हैं पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए तो तापमान भी है, पदार्थ की प्रकृति भी है और सुचालक की लंबाई भी है, यानी कि यही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि निश्चित अनुपात के नियम, थोड़ा सा इसको जूम आउट करना होगा। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है? ये निश्चित अनुपात के नियम के रासायनिक पदार्थों में विभिन्न तत्वों में परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। या देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक मिनट, वो वाला क्वेश्चन में ये देखिए, रुकिए, ये अगर क्वेश्चन 27 हम देखेंगे, पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं ये सभी हो जाएंगे। अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल भी क्या होता है? पदार्थ के प्रतिरोध को, यानी कि ए बी सी डी ये क्या हो जाएगा सभी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि अनुपस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी उसको प्रभावित करता है, तो ये ऑल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार देखा जाए तो रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों में परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक पदार्थों में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होता है, या रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहता है, या रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार देखा जाए तो रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उदासीन विलयन पीएच का मान क्या होता है। उदासीन विलयन पीएच का मान क्या होता है 7 होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को पहले कौन किया था, मोसले ने किया था, तो ऑप्शन बी यानी कि मोसले ने, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछ रहा है। दूध का दही में परिवर्तन होना, शुष्क वर्ग का सब्लिमेशन होना, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। रासायनिक परिवर्तन है है तो दूध का दही होना यही रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए धोने वाला सोडन यानी कि धोन सोडा का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जो मीथेन होता है ना, मीथेन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डायनामाइट का हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा क्या इशू आ गया जी, यहाँ पे कॉपी वॉपी दिखाने लगा। चलिए डायनामाइट का हो गया। अब प्राकृतिक गैस के बारे में देख लेते हैं, ऐसे ही हम देख लेंगे। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है कि प्राकृतिक गैस में इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यह इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, या CO2 तथा H2 का मिश्रण होता है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है ये CO और H2 का मिश्रण में शामिल क्या होता है नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के टुकड़े को रखा जाता है। सतह में स्याही कितने ऊपर उभरी हुई दिखाई देगी। अगर 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है, ठीक है, तो सतह में स्याही कितने, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, T बराबर स्मॉल t 1 - 1/μ। म्यू क्या है उसका अपूर्णांक होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्लियर थोड़ा सा करते हैं। T क्या होता है, T बराबर स्मॉल t 1 - 1/μ। देखिए यहाँ पे T जो होता है माध्यम के टुकड़े की मोटाई होता है, ये जो T होता है जो टुकड़ा का माध्यम है यानी 12 सेंटीमीटर, तो वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 - 1/μ, म्यू क्या होता है माध्यम का अपूर्णांक होता है, तो ये 1.5 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 0.5/μ, ये आपका 1.5 हो जाएगा, यानी 12×5 = 60, यानी कि 6 हो जाएगा ये, और 1.5 से देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। क्या होता है, वसा का पायसीकरण होता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में पुनः क्या हो जाता है, संग्रह हो जाता है। तो ऑप्शन डी यानी कि ग्लाइकोजन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से बीमारी जो होता है उसे क्वाइशोरकर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परागकण किस में पाए जाते हैं? तो परागकण जो होते हैं ये परागकोश में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक के लिए एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया है या इसे प्रदान किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पेरिस में किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। किसको, डिलीट की को दबा के। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 1 गीगाबाइट 1024 MB, 1 गीगाबाइट इतना किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 10,000 MB, 1 गीगाबाइट। देखिए 1 GB जो होता है 1 GB में 1024 MB होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।